नमस्कार के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। आमदनी 98 रुपया 60। इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध जारी का असर देखने को लगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। शनिवार को घरेलू रसोई और एलपीजी की कीमत में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ बढ़ोतरी तेल कंपनियां ने पश्चिम एशिया के संघर्ष को देखते हुए इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार बिना सब्सिडी वाला एलपीजी और जिसे गरीब उज्ज्वला लाभार्थियों के अलावा आम घरेलू यूजर के लिए में अपनाई जाने वाली रसोई गैस में इस्तेमाल करते हुए हैं। अब दिल्ली में 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत 913 रुपये होगी। मिडिल ईस्ट के चलते युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट बढ़ती आशंकाओं के कारण शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। होर्मुज़ई जल मंडरू मार्ग से बंद है। ये रास्ते में भारत गैस का यह 80 से 90% तक हिस्सा लेकर आके आता है। ऐसे में अचानक से एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी होना सरकार के लिए एहतियाती द्वारा देखा जा रहा है ताकि एलपीजी का रिजर्व बना रहे और सप्लाई में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना आए। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिर 98 की आमदनी में वाला रुपया कैसे चलेगा। देश में गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के बीच में महंगाई को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूटीबी के नेता संजय राउत ने कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपा ही नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। तो जय श्री राम बोलिए ना। मोदी जी का जो मंत्र है ना, जय श्री राम बोल लीजिए। तेल का भाव कम हो जाएगा, अनाज मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। किस शहर में कितनी हुई एलपीजी सिलेंडर की कीमत? दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये, मुंबई में एलपीजी की कीमत 912 रुपये 50 पैसे, कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 930 रुपये, चेन्नई में एलपीजी की कीमत 928 रुपये 50 पैसे, कानपुर में एलपीजी की कीमत 928 रुपये 50 पैसे। कानपुर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 928 रुपये, दिल्ली में एलपीजी की कीमत 913 रुपये, मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 912 रुपये 50 पैसे, कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 930 रुपये, वहीं चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 928 रुपये 50 पैसे। कानपुर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 928 रुपये 50 पैसे बताई जा रही है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये, मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 912 रुपये 50 पैसे, कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 930 रुपये। किस शहर में कितनी हुई एलपीजी सिलेंडर की कीमत आपको बता रहे हैं। कानपुर में एलपीजी के सिलेंडर की कीमत 928 रुपये 50 पैसे, दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये, वहीं मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 912 रुपये 50 पैसे और कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 930 रुपये बताई जा रही है।
किस शहर में कितनी एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई, ये आपके सामने। चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 928 रुपये। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, किस शहर में कितनी एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई, इस पर क्या आपकी रिपोर्ट है? जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये लगातार उसी दिन से कयास लगाना चालू हो गया था कि अब इसका असर जो है भारत वर्ष पर भी पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर जो है एलपीजी और साथ ही साथ जो है पेट्रोलियम पर जो है दाम बढ़ने के आसार लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 8 दिन का वक्त जो है बीत चुका है युद्ध होते हुए, उसी प्रकार से आज से जो है सबसे पहले जो है एलपीजी के उसमें जो है कीमतों में इजाफा किया गया है। कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग जिले वाइज और राज्य के वाइज जो है एलपीजी कनेक्शन के जो है जो होंगे वो रेट बढ़ाए गए। 60 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी बढ़ोतरी जो है पूरे इस एलपीजी कनेक्शन में देखने को मिली है। अब ये देखा जा सकता है करीब 913 रुपए की ये 14.2 किलो का सिलेंडर जो है अब मुहैया हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इसी प्रकार से ये दाम की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में, क्योंकि हर जगह का टैक्स में कुछ ना कुछ राज्यों का फर्क है, लेकिन जो अगर देखा जाए तो एक आम तौर से जो बढ़ोतरी एलपीजी सिलेंडर पर की गई है वो 60 रुपए की गई है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से सभी लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर युद्ध इसी प्रकार से चलता रहा तो पेट्रोल और डीजल के दामों में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आम जनता के लिए ये एक आने वाले समय के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। जी, तो पेट्रोल डीजल के साथ में क्या सीएनजी के भी दाम में बढ़ने में कुछ जी बिल्कुल, अगर कह सकते हैं कि सभी चीजें को हम बाहर के देशों से जो है सप्लाई करते हैं और जिस प्रकार से युद्ध का अगर ये चलन जो है लगातार इसी प्रकार से बढ़ता गया, क्योंकि अब एलपीजी के लिए जो है हम रूस का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं और बाकी अन्य देशों करीब 40 देशों से हम लोग वहां से एलपीजी हो या साथ ही साथ पेट्रोलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका इस खबर को साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एलपीजी घरेलू गैस के बढ़े हुए दामों की टेट्रा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में आगरा में हुए बहुचर्चित सगी बहनों के मतगणना के मामले में एक चौंका देने वाला मोड़ सामने आया है। इस केस में तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी आयान जावेद को आगरा पुलिस भी ने वारंट पर रांची सेंट्रल जेल से आगरा लेकर आई। पुलिस और जांच एजेंसियां आयान जावेद के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों हिजबुल तहरीर और अलकायदा इंडियन सब कंटिनेंट से जुड़े होने की गहराई जताई है। आयान पर आरोप है कि वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और युवाओं के बीच में कट्टरपंथी फैलाने का काम करता है। उसे साल 2025 में झारखंड एटीएस ने धनबाद से गिरफ्तार किया था। यह पूरा मामला तब तक गरमाया जब तक आगरा की दोनों सगी बहनों को कोलकाता से बरामद किया गया था। जांच के सामने आने पर उनका न केवल मतगणना कराया गया बल्कि उन्होंने कट्टरपंथी की ओर से धकेलने की कोशिश भी की गई। पुलिस को संदेह है कि आयान जावेद इस पूरे मतगणना के सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा है जिसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। आगरा की स्थायी अदालत ने आयान की जावेद की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को कस्टडी रिमांड दे दी है। अब पुलिस उसे लेकर के पूछताछ करेगी। इसी जानकारी पे ज़्यादा जानकारी पे हमारे संवाददाता अधीन चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ अपडेट है सर इस जानकारी को लेकर के? देखिए सुंदर, आगरा की 2 लड़कियां आगरा से गायब हुई थी। उसके बाद उनको कोलकाता से बरामद किया गया था। उसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नरेट में
यहाँ जो ये लड़कियां गायब हुई थी, उसके बाद जब पता चला तो मनतांतरण का ये पूरा मामला था। तमाम पुलिस की यहाँ पर टीम लगाई गई और एक बड़ा खुलासा, जिस खुलासे की प्रशंसा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा भी की गई। झारखंड एटीएस ने 2025 में ये अयान जावेद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। रांची सेंट्रल जेल से अयान जावेद को बी वारंट पर आज आगरा में फिलहाल लाया गया है। देश विरोधी गतिविधियों और कट्टरपन फैलाने के आरोप में संदिग्ध आतंकी से पूछताछ और अदालत ने कस्टडी की रिमांड दी है, जिसके चलते यहाँ पर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और मनतांतरण गैंग के कई राज्यों में नेटवर्क फैलने की जांच यहाँ लगातार चल रही है। हालांकि काफी लंबे समय से जांच चली आ रही है। काफी लोग भारत में तमाम कई जगह से काफी लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे और एशिया के तमाम देशों का इसमें कनेक्शन भी निकल कर आया था। सभी बहनों के मनतांतरण केस में कनेक्शन में यहाँ पर तलाश पुलिस कर रही थी। अब फिलहाल इसकी कोर्ट से रिमांड बी वारंट के आधार पर यहाँ इसको लाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर को साझा करने के लिए। तो संदिग्ध अवस्था में अयान नाम का एक युवक का बड़ा खुलासा हुआ, जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ था। अगली खबर सिरसा से है, जहां पे राम रहीम को राहत। सिरसा से बहुचर्चित छत्रपति हत्याकांड के मामले में डेरा मुखी को बड़ी मिली राहत। पंजाब एवं हरियाणा के हाई कोर्ट ने शनिवार की सुबह सीबीआई अदालत के फैसले की आशंका के रूप में संशोधित करते हुए डेरा प्रमुख इस मामले में बरी हो कर दिए गए। हालांकि अदालत ने मामले को में दोषी पाए गए अन्य 3 आरोपियों कुलदीप, निर्मल और किशन लाल को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने यह फैसला आरोपियों के द्वारा सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर की थी। सुनवाई के बाद इसे सुनवाया गया। अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और दलीलों पर विस्तृत विचार करते हुए डेरा मुखी के खिलाफ आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित न होने के आधार पर उन्हें बरी किया। निराशाजनक फैसला है, ये इंसाफ नहीं है। गुरमीत राम रहीम जो है मुख्य साजिशकर्ता इस मामले का, जिसने हमारे फादर का कत्ल करवाने के लिए षड्यंत्र रचा, और यही हमारी मांग रही पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि हरियाणा पुलिस ने गुरमीत राम रहीम को शील्ड किया, बचाव किया स्टेट के दबाव में, और इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, इस मामले में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई सीबीआई द्वारा। लेकिन जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सज़ा सुनाई गुरमीत राम रहीम को, आज रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस माननीय हाई कोर्ट के समक्ष प्रोनाउंसमेंट पे था। आज माननीय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने फैसला सुनाते हुए रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस के अंदर पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को बरी कर दिया है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए थे कि पूज्य गुरु जी पूर्णतः निर्दोष हैं। किसी भी केस में पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। उसी के तहत आज माननीय हाई कोर्ट ने भी ये माना और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस के अंदर पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को बरी कर दिया है। तो आप देख रहे हैं गुरमीत सिंह की बरी कर दिया गया है, जिसमें 3 आरोपियों को सजा बरकरार रखी गई है। हाई कोर्ट के सबूतों के अभाव पर इन्हें बरी किया गया है। अन्य 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम छत्रपति हत्याकांड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इनको बरी किया। अन्य 3 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम को बरी किया गया है। हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव पर इन्हें बरी किया है। अन्य 3 दोषियों की उम्र कैद को सजा बरकरार रखी है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता इसी खबर पे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद गुप्ता जी, क्या कुछ खबर है इस तरह से गुरमीत राम रहीम का जो मामला हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, छत्रपति हत्याकांड को लेकर डेरा मुखी बरी कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, परंतु 3 दोषियों की जो है सजा वो बरकरार रखी है। ये मामला 2002 का है, जब
छत्रपति एक पत्रकार थे रामचंद्र छत्रपति, उनको राम रहीम के घर के उनके घर के बाहर रामचंद्र छत्रपति के घर के बाहर ही गोली मार दी गई थी। उनके आरोप सीधे गुरमीत राम रहीम पर लगे थे। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनवाई थी। आज जो है चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया है और जो 3 लोग थे उनके साथ उनको उनकी सजा है वो बरकरार रखी है। जी, तो इस सजा को लेकर के क्या आगे भी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं जो विपक्ष के लोग हैं? हाँ, देखिए जिस तरह छत्रपति जो है पत्रकार थे वो रामचंद्र छत्रपति उनकी जो विभाजन है उनका कहना है हाईकोर्ट ने जरूर उन्हें बरी कर दिया है सबूतों के बाद, परंतु वो उस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति तक गुहार लगाएंगे। क्योंकि राम रहीम का मामला छोटा मामला नहीं है, तो पहले भी कई विवादों में होते हैं और आज जेल में है, जो पैरोल पर बार बार टूट रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गुप्ता जी इस खबर को साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम को बरी कर दिए गए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब बात करेंगे संतों की धर्म सांसद यात्रा को लेकर के। लखनऊ में 11 मार्च को गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग को लेकर के देश भर में साधु संत लाए गए हैं। धर्म संसदीय शनिवार को सुबह श्री चिंतामणि गणेश और संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा में लखनऊ के लिए शुभारंभ करेगी। इस दौरान उनके साथ हजारों संख्या में साधु संत हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए चलेंगे और पालकी में सवार होकर के शंकराचार्य के समर्थन में काशी की गलियों में हर हर महादेव के नारे गूंजते रहें। शंकराचार्य 4 दिन के 6 से जिलों में दर्जन भर से अधिक स्थानों पर गौ रक्षा के लिए सभाएं करेंगे। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी होकर के 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश सरकार से 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करने की पूर्णतया गौ माता पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके पूर्व में शंकराचार्य ने शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 35 दिन पूर्ण हो गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी एक भी मांगों को कदम नहीं उठाया है। नतीजा यह है कि शंकराचार्य ने अब गौ रक्षा का शंखनाद शुरू कर दिया है। घाट पर ही शंकराचार्य ने विधिवत गंगा पूजन कर छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र को तिलक और पुष्प भी अर्पित किए। मंदिर में आए, यहाँ पर हमने भगवान हनुमान जी का, उनके इष्टदेव भगवान श्री राम का दर्शन किया। जो हमारे भगवान श्री राम हैं उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार, उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए ही अवतार धारण किया था। और जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं वो भी बहुत बड़े गौ रक्षक हैं। आनंद रामायण में कथा आई है कि जब वो रावण को मारने के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी गायों को बंदी बना करके रखा था बलि देने के लिए। तो हनुमान जी ने रावण को मार करके गौओं को मुक्त कराया था और बाद में उन गौओं को ला करके उन्होंने भक्तों को बांट दिया था, दान में दे दिया था। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज जो गौ रक्षक हैं, गोष्ठ पालक के रूप में उनकी प्रशस्ति है। रंगों से बिगड़ी आँखों की सेहत। जी हाँ, रंगों से बिगड़ी आँखों की सेहत के बारे में रंगों के त्यौहार होली के बाद शहर में अस्पतालों में आँखों से जुड़ी हुई समस्या के मामले सामने आए। डॉक्टर के अनुसार कई लोग रंगों के कारण आँखों में जलन, लालिमा और सूजन की शिकायत लेकर के अस्पताल पहुंचे। विशेषज्ञों का कहना है कि होली के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक रंग आँखों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। कई मामलों में रंग आँखों के अंदर भी चले जाने से मरीजों को तेज जलन और दर्द की समस्या उत्पन्न हुई। कुछ लोगों की आँखों में बार बार रगड़ लगने से आँख जैसे कोर्निया पर भी असर पड़ा और आँखों के संक्रमण की आशंका बढ़ गई। इसके अलावा होली के दौरान धक्का मुक्की और खेलकूद में भी कुछ लोगों की आँखों के आसपास चोट लगने के मामले सामने आए। कई मरीजों की पलकों के
पर कट और आंखों में के पास सूजन की समस्या को देखी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष में गंभीर संख्या में कम रही। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों में अब जागरूकता बढ़ रही है और कई लोग केमिकल रंगों की जगह ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। होली के दौरान कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हम लोग के पास जिनकी आंखों में कलर चला गया था और इसके अलावा जैसे उसके बाद रगड़ने मसलने से आंख में जो कॉर्निया होती है उसके ऊपर डिफेक्ट हो गया था, अल्सर जैसा बन गया था। और इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए जैसे होली के रंग के दौरान थोड़ा धक्का मुक्की में आपस में ही खेलने में चोट लग गई, आंखों में ब्लैक आई हो गई। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस है जिसमें वो एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से उनकी आंख की पलक वगैरह कट गई थी। केपीएम थोड़ा क्या कहते हैं चेस्ट में क्या कहते हैं खांसी जुकाम बुखार टाइप का था सर, क्या कहते हैं करीबन 10-15 दिन। केपीएम हॉस्पिटल आए थे, आंखों में दर्द था, रंग चला गया था, होली खेला था, यहाँ पे उपचार हुआ और आंख हमारी बहुत अच्छी है पहले से। समय पे बैठते हैं, समय पे सब उपचार होता है, बहुत अच्छा करते हैं। त्योहार के बाद 600 मरीज मतलब 500 से 600 के बीच में प्रतिदिन आ रहे हैं और ज्यादातर मरीजों को मेडिकल प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे कि इस समय खांसी जुकाम और पेट की समस्याओं ज्यादा है। कुछ लोगों ने के आंखों में रंग भी गया है तो आंख के मरीज भी थोड़े से ज्यादा हो गए। नर्सिंग भर्ती में लिखित परीक्षा की मांग। जी हां, देहरादून में उत्तराखंड के प्रोफेशनल नर्सेज संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के अपनी मांगों को सरकार के सामने रखी। संगठन ने जोरदार देकर के भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में संगठन की कोषाध्यक्ष शिवानी सोमेवाल ने कहा कि नर्सिंग भर्ती केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले भी लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती की प्रक्रिया का वादा किया था। इस सरकार को अपने निर्णय पर ही कायम रहना चाहिए। उनका कहना है कि लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करती है, योग्यता और काबिलियत के दम पर उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करती है। भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। अभी एक मिनट। हम लोग मतलब ये कोई ऐसा संघ नहीं है, हम लोग बस लिखित परीक्षा के माध्यम से इस भर्ती को करवाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य मेन यही है कि सरकार ने जो बोला है कि ये भर्ती लिखित परीक्षा से होगी, बस उस पर सरकार कायम रहे और हमारी परीक्षा जो है वो लिखित से ही हो, क्योंकि लिखित परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे सबको मौका मिलेगा एग्जाम देने में। ये है कि सबको मौका मिलेगा, जो काबिल होगा वो निकलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं निकलेगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए क्यों न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।